शालिनी जी आप यहाँ आए और अपना उद्बोधन प्रकट करें। प्रणाम, नमस्कार, मैं शालिनी श्रीवास्तव और इस समय आप सभी के समक्ष एक प्रकाशक के रूप में उपस्थित हूँ और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं विशाल जी की इस किताब को थामे ना पाई और सुप्रीम करने का सौभाग्य मुझे मिला। ऐसा है कि सबसे पहले सर्वप्रथम तो मैं विशाल जी को बधाई देती हूँ कि पहली पुस्तक है जो मेरे प्रकाशन में वो आई है, तो मेरा भी सौभाग्य है। उनकी एकल पहली पुस्तक है, तो उनका जो बहुत बड़ा धन्यवाद है तो मुझे इस काम के लिए चुना, तो मैं उनको काफी बधाई पेश करती हूँ। और किताब के बारे में तो बेहतर वही बता सकते हैं जिसकी किताब है, लेकिन पब्लिशिंग के दौरान मैं भी इससे गुजरी हूँ, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं कह सकती हूँ कि लिखने का शौक बहुत से लोग रखते हैं लेकिन लिख नहीं पाते। ये भी हमारे समक्ष हम लोगों ने देखा है, बहुत से लोग अपने भाव प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। और विश्वास जी में सबसे बड़ी बात है कि इस किताब का मैं एक चीज शेयर करना चाहती हूँ। इस किताब को जब मेरे पास कंटेंट आया तो इसका नाम कुछ और था और बाद में परिवर्तित किया गया। तो जब इसका नाम आया तो वो था प्रेम वाणी। तो मुझे भी समझ में नहीं आया पहले नाम से कि इसके अंदर क्या होगा, कंटेंट क्या होगा इसका, मैं समझ नहीं पाई। लेटर में जब बात हुई विशाल जी से तो विशाल जी बोले शालिनी जी ऐसा है काम करके कुछ काम किया जा रहा है। मैंने कहा बिल्कुल, मैंने तो कुछ पता नहीं लगे, बताइए कंटेंट तो भेजिए मेरे पास, मैं देखूँ। तो उन्होंने भेजा आपको, मुझसे बोले कि इसका नाम होगा प्रेम और वाणी। तो जब प्रेम वाणी नाम सामने आया तो समझ में आया कि प्रेम और वाणी मतलब कि आप प्रेम भरी वाणी की बात कर रहे हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन जैसे वो प्रेम और वाणी हो तो समझ में आ गया कि अब ये कुछ है और यहाँ से शुरुआती किरदार बनेगी। तो वो पता लगा कि अब ये किरदार है जो इस पुस्तक में इस पर मिल रहा है और उसी के इर्द गिर्द की किताब बनेगी। तो अच्छा लगा स्पेसिफाई हुआ शीर्षक से किताब में आपको है क्या। मैं तो एक माध्यम हूँ कि मैंने किताब को प्रकाशित किया है, इसलिए मैं इस रूप में उपस्थित होगी। लेकिन बेसिकली सब चीज जितना भी कंटेंट है लिखने वाले हैं वो सब अहम किरदार विश्वास जी हैं हम हमारे समाज। किताब के बारे में और कुछ ज्यादा मैं नहीं कहूँगी, विश्वास जी आपसे शेयर करेंगे अपनी किताब के अंदर। बस मुझे नाम से आकर्षण का नाम है, मुझे अच्छी चीज मिली, मुझे नाम में उसका अर्थ मिला और प्रेम और वाणी। और जैसे कि मुझे मालूम है विश्वास जी श्रृंगार लिखते हैं और प्रेम से ऊपर कोई श्रृंगार है नहीं, चाहे किसी भी रूप में प्रेम हो, माँ बाप का हो, बच्चे का हो, हम जितने भी आप प्रेम के रूप देखें वो सब श्रृंगार ही है। तो मैं उस चीज से मैं भी मुतासिर हूँ क्योंकि मैं भी श्रृंगार भी लिखती हूँ, इसलिए तो यही अपनी बात समाप्त करती हूँ और नम्रता जी से कह रही हूँ कि अपना आगे बढ़ते हैं। ये किसने आज तकब्बुर के पर जला डाले, ये किसने आज तकब्बुर के पर जला डाले कि अब हवाएं चरागों से बच के चलती हैं, कि अब हवाएं चरागों से बच के चलती हैं। आपकी ये शायरी शायर की वाहवाही लूटी है। श्री इरफान आजमी जी जो हमारे विशेष अतिथि हैं, जो कि बहुत वयोवृद्ध शायर, गजलकार, नज्म और दोहों से अपनी महफिल में चार लगाते आए। आप ऑल इंडिया उर्दू रेडियो सर्विस के अनाउंसर डॉक्टर बशीर बद्र के शागिर्द और आदरणीय नीरज साहब जो हमारे बीच नहीं है, उनके भी करीबी रह चुके। मैं इरफान जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे यहाँ आकर अपना उद्बोधन साझा करें। मैं सबसे पहले तो आप सभी का सोपान प्रकाशन का और हिंदी यूनिवर्स फाउंडेशन का हार्दिक आभारी हूँ कि आपने इतने सुंदर कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया, मुझे मौका दिया, तो सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया। और अब मैं विश्वास दुबे की किताब वाणी और प्रेम और वाणी पर कुछ कहने से पहले, क्योंकि मैं आपको
मैं ये रखता हूँ कि मुझे पीली अपनी यात्रा में पूरी तरह अभी किताब पढ़ नहीं पाया। मैं माफी चाहूँगा, थोड़ी मैंने किताब पढ़ी है और जरूर पढ़ूंगा। जितनी भी मैंने पढ़ी है उसने काफी मुझे प्रभावित किया है। बहुत सुंदर रचनाएं हैं, बहुत अच्छी कविताएं हैं जिसमें मैंने पढ़ा है। लेकिन मैं कुछ और भी कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि साहित्य किसी भी भाषा का हो, वो समृद्ध तब होता है, धनी तब होता है जब उसमें अच्छे साहित्यकार अपनी रचनाएं रचें या नहीं पुस्तक कोई आए। और हिंदुस्तान में दो साहित्यों को बहुत महत्व है कि हिंदी साहित्य एक उर्दू साहित्य। हिंदी साहित्य में बड़े बड़े साहित्यकार हुए हैं, कवि हुए हैं, लेखक हुए हैं। और मुझे जरा सा ये गर्व भी होता है कि कुछ लेखकों कवियों के साथ मुझे भी समय व्यतीत करने का अवसर मिला है। वक्त के साथ साथ भाषा बदलती है, विचार बदलते हैं। ऐसे ही कुछ हुआ है। एक जमाना था जब तुलसीदास कविताएं रचते थे। उनका जो कवि का अंदाज, उनकी जो शैली थी वो ये थी कि यही घाट पे पूरी दूर रहे कटी लो जल था दिखाई बुझूं, पर से पग दूरी करे करनी धरनी धरनू समझाई बुझूं, तुलसी अवलंबन और कछू लड़िका के ही भांति जहाई बुझूं, बरु मारिए मोहे बिना पग धोए और नाच न नाव चढ़ाई। हमें मतलब वो कनिष्ठ भाषा अवधि कहें या पूर्वी कहें, समय बदलता रहा। समय आया तो गोपाल सिंह नेपाली कुछ इस तरह से कहने लगे कि टकराते हैं इससे बादल तो खुद पानी हो जाते हैं, तूफान चले आते हैं तो उड़कर खाकर सो जाते हैं, जब जब जनता को विपदा दी तब तक निकले लाखों आंधी, तलवारों से टूटी आंधी, इसकी छाया में जरा इसकी छाया में तूफान जराओं से शर्माता है, गिरिराज हिमालय का भारत से कुछ ऐसा ही आता है। ये शैली बदली, भाषा बदली, भाव बदली। उसके बाद हम देखते हैं कि स्वर्गीय कवि नीरज, मुझे बड़ा ये गर्व होता है कि नीरज जी के मैं बहुत करीब रहा, मेरी बड़ी हौसला अफजाई करते थे उस गीतों में, कविता में। उन्होंने वो भाषा का इस्तेमाल किया जो उर्दू और हिंदी मिश्रित भाषा है। और मैं तो ये कहूँगा कि दोनों भाषाएं एक दूसरे पर आश्रित हैं, क्योंकि मेरा एक दोहा है कि रोशन उर्दू का दिया, हिंदी का है तेल, जग में उजियार करे इन दोनों का मेल। तो मैंने उमर नीरज से कहा कि अब के मौसम में शरारत की मेरे साथ हुई, मेरा घर छोड़ के कुल शहर में बरसात हुई। हम अगर शैली देखें हरिवंश राय बच्चन जी की, तो उन्होंने क्या खूबसूरत कहा कि दूर कर मुझमें बड़ी तू काली माजर, फैल जाए विश्व में भी लाली मातर, और जानता सीमा नहीं है अग्नि का गण, गीत मेरे तेरी के दीप सावन। ये अंदाज थे। लेकिन आज का जमाना है, आज का शायर, आज का कवि आसान भाषा में कहना चाहता है। हालांकि अब देखिए आसान भाषा का जहां तक ताल्लुक है, बाबा नागार्जुन जिन्होंने एक सादा भाषा शैली को अपनाया, उन्होंने पर्यावरण पर बहुत कुछ कहा। लेकिन उनकी मैं सिर्फ दो बंद की कविता, थोड़ा सा सुनूंगा, दो बंद की कविता आपको सुनाना चाहता हूँ, छोटी सी। आप ये देखिए कितनी सादा जबान में उन्होंने कितनी बड़ी बात की, कैसा उन्होंने चित्रण किया है अकाल का। अकाल और उसके बाद एक बंद में अकाल की स्थिति, दूसरी बंद में अकाल का वो होना। देखिए, और उनके अर्थात देखिए, हिंदी उर्दू मिश्रित कि कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, और कई दुनिया सोई उनके पास, और कई दिनों तक लगी भीड़ पर चिपकलियों की गश्त, और कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। ये अकाल प्रभाव। अकाल भरा आप कहते हैं कि दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद,
चमक उठी गरबा की आंखें कई दिनों के बाद, अब कौवेरी खुजलाई पाके कई ये ऐसा चाहिए सारा। तो आज का दौर वही है, आज का युग वही है कि हम कनिष्ठ भाषा में न कहकर उस जबान के इस्तेमाल करें जो उर्दू और हिंदी मिश्रित हो लेकिन सादा हो। बहुत शायरों ने कहा, रशीद बदन ने कह दिया कि पूछा और जो हमने किशोर अब मिलोगे छुट्टी मेरे लिए उसने उड़ा दिया है। तो अगर वो चाहते तो और की जगह सम इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने हिंदी का शब्द रखा और। ऐसे ही फैशन प्रेस की मशहूर नज़्म है, मुझसे पहली सी मोहब्बत करे महबूब न मान। उसमें अगर वो चाहते गम रख सकते थे उन्होंने, लेकिन आखिरी पर ने कहा है कि और भी कुछ है मोहब्बत में। तो याद में देखिए दुख उन्होंने इस्तेमाल किया ढके गम। इसी तरह नीरज ने फिल्मी की थी की जगह हिंदी पर हुई। सरस्वती चंद्र का गीता के छोड़ दें सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। उनके दोस्त ने कहा कि यार तुम तो हिंदी की रवि मुनासिब रख रहे हो। बोले मैं जानता हूँ कौन सा शब्द काम मजा देता है, मैं चाहता हूँ मैं रख सकता था कि उचित ही नहीं है आदमी के लिए, लेकिन यहाँ उचित से ज्यादा मुनासिब मजा करेगा। तो मैं फिर इन बातों से मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज का युग वो है कि आप आसान जबान में हैं। और ये बात मैंने देखी विश्वास को मेरी लिखता है कि उन्होंने उस भाषा का प्रयोग किया है जो लोगों को आसानी से समझ में आ जाती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनकी मैंने कहानी पढ़ी तो उसमें से एक थोड़ा सा अच्छा मैं बनाना चाहता हूँ। पहली बार इस कहानी से आपने लिखा है, जब दीवानगी चरम पर हो और ये बिल्कुल स्पष्ट हो कि हाँ बस यही है वो, उस स्थिति के बाद अगले पायदान पर इजहार आता है। पर यही सबसे कठिन था प्रेम के लिए। अब देखिए मैं अब आप जरा इनकी ये कहने महारत देखिए कि इन्होंने पर यही सबसे कठिन था प्रेम के लिए। प्रेम को आपको लगता है अगर ये शादी हुई लिखते थे कि पर यही प्रेम के लिए सबसे कठिन था, लेकिन महाशय देवता नायक थे तो इसलिए आपने लगता पर यही सबसे कठिन था प्रेम के लिए। और एक कविता जो मैंने देखी क्या खूबसूरत आपने लिखा है कि तस्वीर को अश्कों से रात भर ढोए हो, अपने ताकों से होठों को दबाकर रोए हो, और तेज रज्जों के बाद टूट कर सोए हो, गरहा तो फिर इश्क किया है। मैं बहुत ही हार्दिक बधाई देता हूँ विश्वास जी को कि इतना सुंदर आपने, हालांकि हमारे यहाँ तो ये होता है कि कोई अगर कवि है तो उसके कविता का संग्रह आता है, कोई लेखक है तो उसके कहानियों का संग्रह है, लेकिन ये बड़ा अच्छा है कि दोनों का मिला जुला संग्रह है, बहुत खूबसूरत है। एक बार फिर आपको हार्दिक बधाई और ये आशा करता हूँ कि भविष्य में भी इस तरह की आपकी किताब कोई और हमें पढ़ने को मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे की ओर करते हैं। महाशून्य का करने को आलिंगन, महाशून्य का करने को आलिंगन, मैं रणभूमि में लड़ रहा, तू तो सतत देख रहा है, यह अनुभूति क्या कम है। हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर श्री आशीष कंदगे जी, जो विश्व हिंदी साहित्य परिषद के अध्यक्ष, प्रधान संपादक, आधुनिक साहित्य त्रैमासिक पत्रिका आधुनिक साहित्य यूके, सलाहकार संपादक, साहित्य यात्रा सह संपादक, गगनांचल भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, ICCR विदेश मंत्रालय भारत। आपके प्रकाशन समय की समाधि, 21वीं सदी का आदमी, संधि स्थल, गुलमोहर मेरा पता आदि शामिल है। आपने अपनी योग्यता एवं अनुभव के आधार पर कई सम्मानित पुरस्कार प्राप्त किए हैं। 2018 में श्री राममूर्ति सृजन रत्न सम्मान, 2017 में उद्धव मानव सेवा सम्मान, 2017 में साहित्य सृजन शिखर सम्मान न्यूयॉर्क की एक हिंदी सेवी संस्था द्वारा प्राप्त, और अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्र सेवा सम्मान 2022। आइए मैं आशीष जी से निवेदन करती हूँ कि यहाँ आकर अपना उद्बोधन प्रकट करें।
संघानां रसानां छन्दास्मपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वासुदेव विनायक। सर्वप्रथम उस वाग्देवी को प्रणाम जिन्होंने हम सबको स्वर दिया है, ज्ञान दिया है और उसे अभिव्यक्त करने का माध्यम है। आज बड़ा ही सुखद अवसर है जब हम लोग विश्वास डूबे के विश्वासपूर्ण रचना प्रेम और वाणी के लोकार्पण समारोह में यहाँ उपस्थित। प्रथम बधाई विश्वास। तालियां बजा सकते हैं क्योंकि तालियों से ही लेखकों का हौसला बढ़ता है। प्रेम और वाणी पे चर्चा करने से पहले मैं विश्वास भाई को ठीक से देख रहा, दिखते कैसे हैं? मैंने नीचे से पूछा, बोले बड़े व्यस्त हैं, दिखाई नहीं दे। अच्छा, मैं बड़ा चौड़ा, मैंने कहा ये तो बड़ी समस्या है। फिर ये बाहर से अंदर आए तो विजय राय ने कहा, आज के हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय ने, कि ये विश्वास जी इनका विश्वास ललाट पे नमक रहा था। एक लेखक का मतलब ही होता है कि उसका विश्वास उसके ललाट पे चमके। अगर उसका विश्वास, उसका आत्मगौरव, उसकी स्व की जो अनुभूति है वो परिपक्व नहीं है तो माफ कीजिएगा, वो दुनिया में सब कुछ हो सकता है, लेखक नहीं हो सकता, कवि नहीं हो सकता, साहित्यकार नहीं हो सकता। दूसरी चीज जो मुझे अच्छी लगी वो ये थी कि उनकी भी मूंछें बढ़ी। पिताजी सामने बैठे हैं, उनको सादर प्रणाम करता हूँ। एक पिता के लिए सबसे सुखद अवसर होता है जब उसके जीवन काल में उसके पुत्र के लिए इतने सारे शब्द कहे जाए। यहाँ दोनों माननीय हैं, सम्माननीय हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि मूंछों के हिसाब से भी मेरी बिरादरी है। तीसरी जो खुशी की बात थी वो ये थी कि आप प्रवासी साहित्यकार हैं। हमारे और आपके बीच में जो रचनाएं आ रही हैं, जो लिखी जा रही हैं, पटना में लिखी जाए, इलाहाबाद में लिखी जाए, बनारस में लिखी जाए, कानपुर में लिखी जाए, दिल्ली में लिखी जाए, ये सब हमारी आपकी रचनाएं हैं। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो तकनीकी सेवा के लिए, अपने बिजनेस व्यापार के लिए या नौकरी के लिए विदेश के किसी मुल्क में बस गया हो और वहां जाकर भी अपनी भाषा, संस्कृति, साहित्य को न छोड़ता हो, तो निश्चित रूप से ये गर्व की बात है और इसके लिए भी विश्वास है। आज के कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष मेरे परम मित्र भाई विजय सरकार जी, मुझसे पूर्व बहुत ही रोचक जानकारियों के साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में इरफान आजमी साहब ने जो वक्तव्य दिया वो बहुत ही सारगर्भित और इनके लेखन कौशल और वर्तमान भाषा के बदलते स्वरूप को इंगित करते हैं। पुस्तक की सफल और खूबसूरत प्रकाशन के लिए शालिनी श्रीवास्तव जी को बधाई। आपके प्रकाशन से ये पहली पुस्तक आई है और वो बहुत अच्छी पुस्तक आई है, बहुत बधाई आपको। आज के कार्यक्रम की संचालन कर रही वंदिता मिश्रा जी, सभागार में बैठे मेरे चिर परिचित मित्र और ऐसे लोग जो अपरिचित हैं, उनसे कार्यक्रम के पश्चात मैं चिर परिचित हो जाऊं। इसी आशा के साथ आज के इस सारस्वत अनुष्ठान में जिस महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं वह है लोकार्पण समारोह, एक ऐसी पुस्तक का जो संज्ञा स्वरूप में भी दिखाई देती है और विशेषण स्वरूप में। प्रेम और वाणी
वो अलग अलग अगर नाम के रूप में लेते हैं तो दो संज्ञा के स्वरूप में हम उसे देख सकते हैं। और प्रेम और वाणी तो अगर विशेषण के स्वरूप में देखना चाहते हैं तो आप उसके वैशिष्ट्य को देख सकते हैं। और प्रेम और वाणी अगर क्रिया के स्वरूप में देखने की चेष्टा करेंगे तो आपको ये पुस्तक पढ़नी पड़ेगी। मित्रों, प्रेम और वाणी, जैसा कि आजमी साहब ने भी कहा कि भारत में कोई संकलन आता है तो चाहे वो कविता की होती है, गजल की होती है, दोहों की होती है, कहानियों की होती है, एकांकी की होती है, नाटक की होती है, पर ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं आता है जिसमें कविता भी हो और कहानी भी हो। ये साहित्य के बदलते हुए फैशन, मैं आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करूंगा, बदलते हुए फैशन, नए प्रकार के चिंतन और बदलते हुए वायुमंडल यानी वातावरण का प्रतीक है। इसलिए इसे कंफ्यूजन कहना ठीक नहीं होगा। मैं विश्वास दुबे जी की किताब को साहित्य का फ्यूजन कह रहा हूं, ये फ्यूजन है। मित्रों, प्रेम और वाणी अगर ये दो चीजें नहीं है तो साहित्य कहां, और प्रेम और वाणी है तो साहित्य कहां नहीं। मुझे जब इस पुस्तक की पीडीएफ प्राप्त हुई तो मैंने सोचा पहले तो मैं नाम में ही 1-8 घंटे अटका रहा, मैंने कहा ये क्या है। एक कहानी पढ़ी तो पता चला ये दोनों कैरेक्टर हैं, चरित्र हैं, आपस में संघर्ष करते हैं, प्रेम करते हैं, उठापटक करते हैं, इशारे करते हैं, अनुभव करते हैं, अपने एक दूसरे को कष्ट देते हैं और उसके बाद कुछ नहीं होता है। मैं बड़ा परेशान, एक कहानी पढ़ के मैंने कहा विजय भाई ने कहा फंसाया मुझे, क्या बोलूं। लेकिन जब भी कोई फ्यूजन हमारे सामने आता है, जब भी कोई नई चीज हमारे सामने आती है तो उसको देखने के लिए आपको अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ता है। हमें अपने भीतर के धैर्य को पुनः परिभाषित करना पड़ता है। साहित्य धैर्य का विषय है। अगर कोई लेखक कुछ भी लिखता है, चाहे वो फुटपाथ पर बिकने वाला साहित्य हो या फिर भारत के सबसे बड़े बड़े प्रकाशकों की दुकान पर बिकने वाला साहित्य हो, निहितार्थ उसमें कुछ न कुछ चिंतन के बीज होते हैं। इसलिए मैंने उस दृष्टिकोण से इस पुस्तक को देखना शुरू किया। ये प्रेम ही तो है जो साहित्य में शब्द के रूप में या वाणी के रूप में अंकुरित होकर के पुस्तक के आधार में हम सबके सामने है। मित्रों, सरल शब्दों में हम कहें तो साहित्य हमारी आत्म अनुभूतियों का, हमारे आत्म संतोष की अभिव्यक्ति का सरल और सहज माध्यम है। अगर ये आत्म अनुभूति, आत्म संतोष को हम परिभाषित नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते, तब तक वो साहित्य हो नहीं सकता। और हम लिखते कब हैं? यहाँ तो कई लेखक हैं, बहुत सारे गजलकार हैं, वरिष्ठ कवि लोग उपस्थित हैं। लिखते हम तब हैं जब कोई विचार, कोई उठापटक, कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा दृश्य हमारे मन मस्तिष्क में उपजने के बाद इतना मजबूत अपनी जगह को बना लेता है, इतनी मजबूती के साथ अपने भीतर उसे समाहित कर लेता है कि उसे प्रकट करने के लिए हम शब्द ढूंढने लगते। जिस दिन हम उन शब्दों का संधान कर लेते हैं, उस दिन आजमी साहब लिख जाती है, मैं लिखता हूं तो कविता हो जाती है, विश्वास से लिखते हैं तो कहानी हो जाती है। उसी संधान के लिए हम लोग सब संघर्ष करते हैं। साहित्य जब तक होगा तभी तक समाज, वो कहते हैं समाज से साहित्य, समाज से साहित्य नहीं होता, साहित्य से समाज होता। साहित्य हमारी मानसिक अंतःकरण से लेकर के बाह्य क्रियाओं तक को परिष्कृत, परिमार्जित और प्रतिष्ठित करने की बहुत बड़ी विधा है।
चाहे वो भाषा के रूप में हो, चाहे वो चिंतन के रूप में हो। मित्रों, प्रेम और वाणी पुस्तक लगभग में पढ़े 5 कहानियां हैं। कहानियों पर भी थोड़ी सी चर्चा करूंगा। 51 कविताएं कुल मिलाकर 51 और 5 56 रचनाएं इस संग्रह में संकलित। 5 जो कहानियां हैं उसमें जो चरित्र का निरूपण किया गया है, जो चरित्र को प्रकट किया गया है समाज के सामने, वो प्रेम और वाणी है। उनका जो कथन है वो प्रेम के इर्द गिर्द ही घूमता है, इश्क को टटोलता है, इश्क को महसूस करता है, इश्क में जन्मता है और इश्क में ही मर जाता है। इनकी कहानियां युवा पीढ़ी की कहानियां हैं। इन्होंने अपने जीवन में कोई ना कोई ऐसी अनुभूति जरूर की। कोई व्यक्ति ऐसा होता ही नहीं है सृष्टि में जिसको कभी ना कभी कहीं ना कहीं प्रेम की अनुभूति ना हुई हो, पहला आकर्षण ना हो। उस आकर्षण को जो शब्द देने का काम कहानियों के माध्यम से और उसके साथ जो घटनाएं चलती हैं उसको जो समेटने का काम इन्होंने अपने कहानियों में किया है, तो निश्चित रूप से नई पीढ़ी के पाठकों के लिए तो रोचक है और पुरानी पीढ़ी के पाठकों के लिए रोचक के साथ साथ पाचक भी है, क्योंकि उसकी जो भाषा है वो बहुत सरल, सहज और एक दूसरे के लिए जो ग्राह्य होती है वो। मित्रों, प्रेम और वाणी के संतुलन, उन दोनों के बीच की जो उत्पन्नता है, जो आविर्भाव है क्रिया के रूप में और विशेषण के रूप में दोनों चरित्रों का, उसमें ये लेखक निमग्न है। मैंने हर जगह देखा है विश्वास दुबे वहां से बाहर नहीं होता। सभी कहानियों में, सभी कविताओं में लगभग वो प्रेम की परिपाटी में निमग्न दिखाई पड़ते हैं और यही दृष्टांत इस पुस्तक को विशेष बनाता है। कोई ना कोई विकल्प, कोई ना कोई संकल्प और कोई ना कोई प्रयोजन इनकी कहानियों में सिद्ध है। कहानियों की जो भाषा शैली है इस पर मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि आज लोकार्पण का है। लोकार्पण के दिन हम इनको बधाई दें, खूब सारी शुभकामनाएं दें और अगली पुस्तक जल्दी से जल्दी आए, इसके लिए हम इनको प्रेरित करें, ये लक्ष्य होता है। लेकिन क्योंकि मुझे कहा गया कि कोई समय की जल्दी नहीं है, आप 10-5 मिनट बात कर सकते हैं, इसलिए मैंने अपनी बात को थोड़ा सा विस्तार में रखने का प्रयत्न किया। मित्रों, मैं कुछ उदाहरण दूंगा, उसके बाद अपनी बात को समेटूंगा। पहली बार इनकी कहानी, अच्छा, कहानियों में भी कविताओं का सम्मिलन है, ये इन कहानियों को विशेष बनाता है। कहते हैं, मैं कहानी नहीं पढ़ूंगा, कहानी में जो 4 पंक्तियां हैं जिसको पढ़ने के बाद आप सब कुछ समझ जाएंगे कि कहना क्या चाहते हैं कि जब थोड़ा सा हो मन और किसी का हो इंतजार, ऐसे में मिले कोई साथी तब होता है पहला प्यार। अब ये कहानी लगभग इसी ताने बाने पर बनी गई कि पहला प्यार कैसे होता है और किस तरह से लोग एक दूसरे से पहली बार मिलते हैं, किस तरह से नजरें मिलती हैं, इकरार कैसे करना है और बहुत सारी बातें उन्होंने अपनी कहानी के माध्यम से की। ऐसे ही कुछ रचनाओं में, इसी कहानी में एक जगह ये कहते हैं कि इश्क में शायद किसी तरह की महक होती है, कितना भी छुपाओ दुनिया को पता चल ही जाता है। मित्रों, बिल्कुल सच है, लाख छुपाओ छुप न सकेगा राज कितना गहरा, दिल की बात बता देता है इसलिए पीछे। तो इश्क तो बिल्कुल उसी की तरह होता है, छुपने वाला नहीं, ना खुशबू छुपती है ना इश्क छुपता है। इस पूरे संग्रह में कुछ कविताएं भी ऐसी हैं जो बड़ी रोचक ही नहीं है,
भाषा भी बहुत शानदार है। मैं कुछ कविताओं की कुछ पंक्तियां आपके बीच में रखूंगा। वो कहते हैं, खत फेंक देना, एक आखिरी कविता है। इसकी आखिरी 4 पंक्तियां हैं कि मुट्ठी में जोर लगा मीस कर, अपने अरमानों को पीस कर, हाड़कर खत फेंक देते हैं वहीं कहीं जहां हमारे सिवा कोई आता जाता नहीं। ये कवि कैसे सोचता है, किसके बारे में कल्पना करता है? इसके लिए प्रेम इसका इतना नितांत निजी मामला है कि खत को भी, खत के टुकड़ों को भी किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं देखना चाहिए। ये उसके और उसके बीच की बात है, और जहां ये खत्म होगी, दफन होगी, वो ऐसी जगह होगी जहां किसी की पहुंच। ये जो दार्शनिक भाव है वो कई बार आपकी कविताओं में मुझे दिखाई पड़ता है। एक और कविता है, कुछ कहना था। उसके तीसरे अंतरा में आप कहते हैं, चलोगे क्या थाम मेरा हाथ, इस सफर में दोगे मेरा साथ, समझ रहे हो ना मेरे जज्बात, फलक से निकली नहीं वो बात जो मुझे तुमसे कहना था। साहित्य में जो नहीं कहा जाता है और इशारे में छोड़ दिया जाता है, वही सबसे सुंदर है। आप एक कवि के रूप में और एक कथाकार के रूप में, दोनों रूपों में साहित्यिक इशारे को भली भांति पूर्ण समझते हैं और उसे कहना जानते हैं। मित्रों, एक दो और रचनाओं में से मैं कुछ बातें आपके सामने रखूंगा। देखिए, जब हम कहानियों के बारे में चर्चा करते हैं तो उसका जो कथानक होता है, उसकी कहने की जो अदा होती है, उसकी जो अदायगी होती है, शब्दों का चयन होता है, वातावरण का निर्माण होता है और भाषा का जो शिल्प होता है। एक पैराग्राफ, एक अंतरा में कहानी का आपको सुना रहा हूं, कैसे उन्होंने उस पूरे वितान का ताना बाना बोला है। कहानी का शीर्षक दोस्त दोस्त ना रहा। इसमें ये कहते हैं, रेलवे स्टेशन पर अपने दोस्तों के बीच खड़े प्रेम और रानी एक दूसरे को बाहों में भर लेना चाहते हैं, पर बस में खड़े रहे, पर बस खड़े रहे, बुत से आंखों में आंखें डाल, आंखों में जैसे किसी बुझती हुई लौ से चटपटाहट और कम होती आंच का एहसास। दोनों को ये उम्मीद थी कि शायद यह पल ठहर जाएगा। शब्द हो गए थे उनके, पर मन ही मन बातें हो रही थी। तो रोक लो मुझे प्लीज, अब के पिछले तो जाने फिर कब मिलेंगे इसके बाद बता। ये जो प्रेम में पिछड़ने का विधान है, जो पूरा वातावरण में तैयार करते हैं, आप उसको दृश्य के रूप में जब पढ़ेंगे तो दिखाई देने लगता है। यही एक सफल लेखक की पहचान है। मैं एक और कविता जो मुझे बहुत अच्छी है, पंक्ति कविता है, परंतु वो मुझे अच्छी इसलिए लगी, कभी तो चाय से ही देश चलन हो। तो जब चाय को केंद्र में कोई कविता लिखी जाएगी तो निश्चित रूप से वो तो देश की कविता हो गई। मित्रों, विश्वास दुबे ने कविता लिखी, चाय पर मिलते हैं। इस देश में चाय की चर्चा हो रही है, चाय वाले का शासन है, जो भी बड़े आयोजन हो रहे हैं वो चाय के लिए हो रहे हैं, जो भी बड़ी डील होती है वो चाय पे होती है, तो क्यों ना हम चाय पे मिले। और इन्होंने कविता भी बड़ी अच्छी लिखी है, होती है दूरियों में गलतफहमी, रिश्तों के फूल मुलाकात में खिलते हैं, आओ ना कभी हम चाय पर मिलते। देखिए ना कितनी मासूमियत से चला रहे हैं, कौन नहीं आएगा। आपके इस कविता को जितनी बार आप पढ़ेंगे उसके अलग अलग अर्थ मिलेंगे। अगली पंक्ति में आप कहते हैं, हम दोनों को ही शिकवे गिले इन दरारों के एहसानों से सिलते हैं, आओ ना चाय पर। वफा बेवफाई के इल्जाम है बेईमानी, थोड़ा तुम थामो थोड़ा हम समझते हैं, आओ ना चाय पर मिलते हैं। ये जो कविता है, आओ ना चाय पर मिलते हैं, सचमुच में कविता के दृष्टिकोण से, काव्य के दृष्टिकोण से, विमर्श के दृष्टिकोण से
इसमें जो शब्द सहेजे गए हैं उस शब्द कौशल शिल्प के दृष्टिकोण से एक बहुत अच्छी उम्दा कविता के रूप में देखी जा सकती है। क्यों? क्योंकि ये यथार्थ बोध की कविता है, ये लफाजी नहीं है, सपने नहीं दिखाती है, बल्कि कहती है आओ ना चाय पे मिलती है, जो भी समस्याएं हैं, जो भी तकलीफ है, जो भी वादे मैंने किए थे, जो इशारे तुमने नहीं समझे, उन सब का मुकम्मल समाधान नहीं है वो चाय। मुझे भी आशा है कि कभी न कभी मुझे चाय पे बुलाएंगे और हम लोग साहित्य और कभी चर्चा करेंगे। गर्माहट में ही पिघलेगी उलझनों की मोम, रूबरू होकर ही ख्वाहिशों के लब मिलते हैं, आओ चाय पे। मित्रों, मैं ये समझता हूं कि इस संकलन में संकलित रचनाएं में साहित्यिक दृष्टिकोण से समुद्र में पाए जाने वाले नमक की तरह है। आप उस नमक को मिलाकर उठाकर अपने भोजन की थाली में संतुलित रूप से डाल लेंगे तो स्वाद बढ़ जाएगा, और अगर नमक की मात्रा ज्यादा हो जाएगी वो कड़वी या खाने योग्य नहीं बचेगी। तो मैं इस रचनाकार को, जिन्हें विश्वास दुबे के रूप में हम लोग जानते हैं, उनको बधाई देता हूँ कि इन्होंने साहित्य के उस विशाल अथाह सागर में से ऐसे नमक निकाले हैं, उतनी ही मात्रा में नमक निकाला है जिससे साहित्यिक स्वाद बरकरार है, साहित्य को खाने की यानी पढ़ने की इच्छा बनी रही। मैं विश्वास दुबे जी को यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि प्रवासी साहित्यकार के रूप में वैश्विक स्तर पे हिंदी के प्रचार प्रसार का जो आप दायित्व उठा रहे हैं वो निश्चित रूप से एक इतिहास के पन्नों में रेखांकित की जाएगी। आप निरंतर प्रगति के मार्ग पर अग्रसर रहें। प्रेम और रानी जैसे कुछ और रचनाएं हमारे सामने लेकर आए जिसमें साहित्यिक फ्यूजन हो, साहित्य का नवाचार हो, नए तरह का सृजन हो और नए द्वार हम सबके लिए खोलता हो। ऐसे विश्वासपूर्ण व्यक्ति के व्यक्तित्व को फिर से बधाई देते हुए आप सबने इतनी शांति से और धैर्य रखकर मुझे सुना, बहुत बहुत आभार। नमस्कार, प्रणाम। को रीड किया और लोगों के सामने गलत उम्मीद मत रखना, सहज से उजाले देखे जाते हैं नजर से, यही है शब्द भेदी की प्रतिज्ञा, यही है शब्द भेदी की प्रतिज्ञा, न अपने ध्येय से भटके न स्वर से। हमारे आज के अध्यक्ष श्री विजय सोनलाल जी, जो आज हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, वे पेशे से इंजीनियर हैं और पिछले कुछ सालों से वे गजल के उरूज की शिक्षा लगातार विभिन्न पटलों से गजल के विद्यार्थियों को दे रहे हैं। इनकी कुछ उपलब्धियां जैसे विश्व हिंदी साहित्य परिषद भारत द्वारा 2017 में साहित्य गौरव सम्मान, पंडित तिलक राज शर्मा मेमोरियल ट्रस्ट से साहित्य सृजन सेवा पदक 2018। मैं विजय जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे भी अपना राजू मसीह जी और सभी सब आप सभी को पढ़ा। देखिए, मेरा आज अध्यक्ष का पद होना महज इस बात का प्रतीक है कि मैं सोपान साहित्यिक समूह का घोषित संरक्षक, घोषित शब्द जो है इसको मैं कोई संरक्षण वगैरह नहीं करता हूँ, लेकिन मैं ऐसा माना जाता है कि मैं संरक्षक हूँ। और ये जो है ये मान्यताएं सारे की भी हैं और राज्यों की भी हैं, तो उनके
में हो रहा है और इतनी महत्वपूर्ण भूमिका है उसमें मुझे दिखा दिया गया है, जहाँ पर आशीष चंद्र जैसे वरिष्ठ और अंतर्राष्ट्रीय वक्ता उपलब्ध हों, उनके बाद बोलना बहुत ही ज्यादा कठिन होता है। मैं आपको क्या बताऊंगा उसके बाद, लेकिन चूंकि ये किताब मेरे पास पहले आ चुकी थी, किताब PDF के फॉर्म में आ चुकी थी, तो चूंकि जो अच्छे वक्ता होते हैं वो प्रिंट आउट निकाल लेते हैं, और मैं चूंकि अच्छा वक्ता नहीं था तो मैंने प्रिंट आउट नहीं निकाला। अब मैं खतरे में पड़ गया, ठीक है। तो अब बात यहाँ से शुरू की जाए। हालांकि मैं बहुत ही ईमानदार आदमी बोलता हूँ, इसमें विश्वास नहीं रखता, क्योंकि ये विश्वास हुई थी किताब है तो इसके बाद भी ज्यादा विश्वास नहीं किया उस पर। बात यह है कि मैंने इस किताब के लिए सिर्फ 5-6 घंटे रखे थे 2 दिन में, तो मैं ऐसे ऐसे पढ़ के इसको जाऊंगा। अब मैं पढ़ लूंगा, 100 पेज की किताब है, गद्य है तो पढ़ा जा सकेगा, लेकिन जिस तरह से किताब आगे बढ़ी मुझे तो लौट के रहना था, और मेरी हालत उस चूहे की तरह हो गई जो मेरे घर में आजकल घूम रहा है, कभी उधर भागता है, उधर भागता है, इधर भागता है। मैं इस पूरे जो है इस किताब के दुनिया को समझने के लिए पहले 50-60 पेज में ही भूखा, जबकि मेरे पढ़ने की रफ्तार इस पेज पर और तो नहीं अच्छा साहित्य पढ़ने की, लेकिन बीच में पढ़ता है अभिनव प्रयोग के रूप में जब इस किताब को मैं देखता हूँ तो मुझे इससे पहले एक किताब समझने की बात नहीं है। मुझे याद आते हैं गजानन माधव मूर्ति, उन्होंने एक कहानी लिखी थी धर्मराज, और उनकी पूर्ति नहीं हुई उससे, तो उन्होंने उससे कविता लिखी। अब आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री जो थे वो लंबी लंबी कविताएं लिखते थे, तो उनकी कविता भी जो कहानी की तरह उपन्यास की तरह भी हो सकती थी, कुछ भी हो सकती थी। और भी उसके अलावा भी एक दो और उनका मुझे नाम याद आ रहा है इस समय, उन्होंने कहानी भी लिखी और उस पर कविता भी लिखी, लेकिन चूंकि उनकी तो कोई किताब छपी ही नहीं थी उनके जीवन काल में, तो वो एक प्रयोग मैंने मुझे याद आता है जो इसके समकक्ष आता है। हो सकता है इसके अलावा भी ऐसे प्रयोग हुए हों जिनमें ये विश्वास ने जो किया है कारनामा उस तरह की कोई बातें आती हैं। ऐसा लग रहा था किताब पढ़ते समय कि हम जब कहानी पढ़ रहे हैं तो हाँ ठीक है, ओके ओके, आगे आई। कहानी में क्या होता है, तिगड़म होती है, एक होता है चलना, थोड़ा सा ट्विस्ट आना, और ट्विस्ट को कैसे क्रॉस किया उस तरह की बातें होती है। यहाँ पर जो है वो तिगड़मों से बात की जाए, ये सबसे अच्छी बात है इस किताब में कि कहानी को चेखव साहब कहते हैं कि कहानी के बाद आप लिखना है तो कहानी अपने आप अपना विकास, उसके किरदार जो है वो अपने आप अपना विकास प्राप्त करेगा। आप उन किरदारों को अपने आरोपित पूर्वाग्रहों से या अपने पूर्वाग्रहों से आरोपित मत करिए, उन्हें अपना नेचुरल कोर्स में जाने दीजिए। तो मुझे जो लगता है कि विश्वास दरवेश जी ने जीवन को जिस तरह से देखा उसी लय में वो आगे बढ़ते चले जाते हैं, और पहली कहानी पढ़ी मिलन नहीं, दूसरी कहानी पढ़ी मिलन नहीं, तीसरी कहानी पढ़ी मिलन नहीं, चौथी पांचवी मैंने पढ़ी। एक तो समय नहीं था, मैंने कहा कि बड़े आराम से वो कहते थे नहीं मिल पाए, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये तो मजाक की बात है। तो कानून संवेदना बीच में 2-3 उदाहरण जो दिए, बाई चांस उनमें से एक उदाहरण मेरा भी, बड़े प्यार से वो लिखते हैं, एक छोटी सी बात लिखते हैं, जनरली अवॉइड करते हैं कहानीकार कि हम कोई नसीहत कर दे कहानी में, या कोई ऐसा कोटेशन न लिख दे जिससे कि कहानी डिफाइन हो जाए, लेकिन कभी कभी वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो कोटेशंस बीच में मुझे मिलते रहे, और चूंकि क्या होता है कि पहला संग्रह कहानी का कोई अपने तरह से प्रयोग करते हैं, नो डाउट, धीरे धीरे जैसे जैसे वो आगे बढ़ते चले जाएंगे उनके बोध, भाव बोध जो है वो नए शिल्प और नए उस तरह से एंगल से जो है वो दृष्टिकोण से लिखेंगे उन चीजों को। जो पहला संग्रह है उसकी खूबसूरती इस बात में है कि
किताब जो है ये आपको ऐसा लगेगा कि इस किताब को पढ़ने के बाद मैंने जो 5 घंटे जो है वो मैंने उपयोग किए और मुझे सुखद अनुभूति की। आज के माहौल में, आज के विद्रोह बगावत और धर्मांधता के समय में आपको जो ऐसा लगने लगता है कि मैं जो पढ़ा तो मुझे इतना आंदोलित कर गया है मुझे नींद नहीं आ रही। अच्छी बात है, कभी कभी नींद छीन जाना भी अच्छी बात है, लेकिन हमेशा तो अच्छी बात है कुछ तो ऐसा जीवन में हो जिसके कारण हमें अच्छा भी नहीं। ये वो किताब है जिसके कारण हमें अच्छा है। मैं जब किताब पढ़ रहा था तब मुझे बार बार लग रहा था कि विश्वास दुबे जी की उम्र कम से कम 40-45 के बीच में होगी, ठीक है। और इतनी बेबाक कहानियां लिखने के बाद इनके घर में क्या होगा इसका भी कुछ अंदाजा लगाया जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की कहानी लिखी गई है वो आत्मकथात्मक भी कहीं पे लगती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि एक इंसान के अंदर एक ऐसी ईमानदारी जो उसने देखी है, समझी है और शायद भूली भी, उनके बीच से एक ही बात पर 3 कहानियां निकालना। मैंने 3 कहानियां ही पढ़ी इससे बोला 3 की बात, चौथी और 5वीं भी उसी लिख पर होगी। एक के बाद एक कहानी लिख रहे हैं और अपने बहुत ही सहज भाव से कैसे जो है 2 कैरेक्टर प्रेम और वाणी, ठीक है ना, प्रेम और वाणी। और फाइनली मुझे लगा कि विश्वास दुबे जी ने पूरी किताब में प्रेम को वाणी दी है। प्रेम को वाणी देना कहानी के माध्यम से और कविता के माध्यम से, और इतना कहीं तो विवरण इतना सुंदर लग रहा था कि मुझे गुलामों के देवता की याद आई। नाम भी इतने ज्यादा स्थापित करती है प्रेम और वाणी, वहां पर चंद्र को क्या नाम है सुनाव जगह, ठीक है ना। तो वो कहीं तो मुझे लहजा लगा, जैसे का पैराग्राफ पढ़ा था तो मैंने क्या गुलाम का देवता की याद दिला रहे हैं, पर ये बहुत बड़ी बात है। आप भारतीय के स्तर में पहुंच जाए लिखते लिखते, छोटी बात तो है नहीं। मुझे बड़ा ही आनंद आया और मैंने बोला कि ये किताब पढ़ने के बाद आपको सुखद अनुभूति होगी। आप जब इसे पढ़ेंगे तो आप विचलित नहीं होंगे। अब आते हैं कविताओं पर। कविता बेसिकली कहानी क्या है, कहानी भी पद्यात्मक लहजे में ही लिखी गई है, जैसा कि आज साहब ने बताया कि भाई ये ऐसे प्रेम के लिए या जगह जगह पर वो पद्यात्मकता जो है वो नजर आती है। और कविताएं बाकायदा जो है पिरामिड बनाकर या शिवलिंग बनाकर या इस तरह से इसको सजाया गया है वाक्य दर वाक्य, वो इस तरह से है कि आपको पढ़ने में आनंद आने लगता है। कविताएं छंद में नहीं है, लेकिन जो बोध है वो छंद लहर जो है जिसे हम कहते हैं उसके साथ वो चलते जाते हैं और अपने बात को रखते चले जाते हैं। और बीच में कहानी के बीच में भी जहाँ पर उन्होंने का छोटी 2-4 लाइन की कविताएं लिखी थी, वो भी जो है मन की बातें, वो कोई साहित्यिक बौद्धिकता झाड़ने के लिए नहीं लिखी गई, सहज बोध से लिखी हुई है। और ये सहजता जो है वो आजकल इतनी आसान नहीं रह गई है। एक बड़े बड़े साहित्यकार लिख रहे थे, साहित्य साहब लिख रहे थे, शब्द लिख रहे थे, सिद्धांत लिख रहे थे, तो किसी ने कहा कि कुछ बोला कि आप कुछ गाना लिखते हैं, साहित्य साहब बोला इससे कुछ लिखा जाए, ठीक है। 10 साल बाद जो है साहित्य साहब की मुलाकात की, विश्व को पता था उसमें, फिर सर वो बड़ी आनंद में बहुत अच्छा लिखा। हाँ जी, आपने तो कहा था लिखने के लिए, बोले मैंने कहा था कि इतना अच्छा लिखने के लिए कहा था। तो आप धीरे धीरे उस तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, इस तरफ आप इतनी आसान जबान में कुछ बहुत ही बड़ा करने वाले हैं। ये तो क्या कहते हैं गुजारा सा है, छोटे से एक घुमाने की है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में आप बहुत ही अच्छी अच्छी रचनाएं करेंगे और अच्छी अच्छी कहानियां करेंगे। ये प्रेम के ऊपर नहीं होगी, आने वाले समय कोई और चुनेंगे, उस पर लिखेंगे। और प्रकाशन की जहाँ तक मैं बात करूँ, अपनी तारीफ नहीं, अपने ग्रुप की तारीफ नहीं करना चाहिए, लेकिन अच्छी किताब निकाली है, पहली किताब है। और आप देखेंगे इस किताब में कि बड़े टेलीफोन यूज किए गए हैं, कहीं कहीं पे मुझे उसकी कमी नजर आई है। मतलब एक मुझे जो मैंने कमी देखी थी तो भूल जाती किसी किताब में। मैं आपकी पहली किताब के लिए आपको बहुत बधाई देता हूँ और मैं सभी आप सभी
बहुत अच्छा लगा, आप सबने बहुत अच्छा बोला। सबको बहुत बहुत बधाई, परिवार जनों को बहुत बधाई। आप सभी इस कार्यक्रम में धन्यवाद।